बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नेपाल में खूनी इनकलाब, वो भी जनरेशन जेड के थ्रू, इस वक्त पूरे खित्ते को परेशान किए हुए है। पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत में भी इस तरह का इनकलाब आ सकता है और पूरे खित्ते के अंदर इनकलाब की लहर दौड़ चुकी है। यही चीज़ें हम इंडोनेशिया में भी देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर शदीद एहतजाज किए गए हैं। लेकिन क्या नेपाल का इनकलाब, खूनी इनकलाब कामयाब हो चुका है? हमने ये देखा है कि आम तौर पे, मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पर पाबंदियों की वजह से ये सारे का सारा एहतजाज किया गया, जिसमें कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि ये एक हकीकत है कि जब कभी भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी बुनियाद 9 माह पहले रखी जाती है। एक ही रात और एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता और उसके पीछे एक मुहर्रिक और कई मुहर्रिकात मौजूद होते हैं। यही हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमने देखा कि 2008 में 200 साला बादशाहत का खात्मा करके जमहूरियत को नेपाल में लाया गया। 17 साल में 13 वज़ीर आज़म वहाँ पर चेंज हो गए और हर एक पर ही करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2006 में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत कोई भी पब्लिक डिसीजंस को करप्शन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब हुकूमत के फैसले होते हैं वो सारे के सारे ऑफिशियल फैसले होते हैं और उनके बाद फिर करप्शन की राह हमवार होती है। यही हम ये देखते हैं कि इसके बाद जब ये सारे के सारे मुहर्रिकात सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे तो हुकूमत इस डिस्कशन से, करप्शन की डिस्कशन से, सोशल मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल डिस्कशन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने ये फैसला किया कि 28 अगस्त को एक कानून के तहत तमाम की तमाम 25 से 26 जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं उनको मुल्क में बंद कर दिया गया और उनको ये कहा गया कि अगर आप मुल्क में रजिस्टर होंगे तो ही आपको चलाया जाएगा। 5 ऐप्स में से जो सबसे मशहूर ऐप टिकटॉक, उसने इसको फॉलो किया और बकाया सबको बंद कर दिया गया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि नीपो किट की एक पूरी कैंपेन चलाई गई। वो कैंपेन जिसके अंदर वजीरों, मशीरों, उमरा, अशराफिया के बच्चे मुल्क से बाहर जाते हैं तो गुची का बैग लेके आते हैं, जबकि नेपाली गरीब बच्चा जब बाहर जाता है तो उसकी लाश वापस आती है। इसके पीछे ये वजह है कि कई हजार लोग, आम तौर पे जो फिगर हमारे सामने आया, 15,000 नेपाली रशिया के अंदर जंग लड़ रहे हैं और वहाँ पे वो तकरीबन $4,000 तक माहाना बोनस की सूरत में कमा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जंग के अंदर उनकी लाशें भी वापस आ रही हैं। मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का ये आलम है कि 5 नौजवानों में से हर एक नौजवान जो है वो बेरोज़गार है। अब इस कैंपेन ने पूरे मुल्क के अंदर एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल पैदा कर दी और लोग सड़कों पे आ गए। फिर हम ये देखते हैं कि पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद जब पुरअमन एहतजाज हो रहा था तो पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। पहले ये समझा गया कि शायद ये रबड़ की गोली हैं, लेकिन फिर जब पता चला कि 19 से ज़्यादा लाशें वहाँ पर गिर चुकी हैं और ये सारे का सारा बारूद नौजवानों पे बरसाया गया है और उनमें एक लाश 12 साल के बच्चे की थी। उसके बाद ये जुनून मजीद भड़क उठा और हमने ये देखा कि कई शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। और फिर हम देखते हैं कि इसमें तशद्दुद का अंसर शामिल हो गया। कई वजीरों को, मशीरों को और दीगर लोगों को घरों से निकाल के मारा गया। पार्लियामेंट हाउस से लेके वजीरों के घरों को आग लगा दी गई। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पे, एक नेपाली कांग्रेस और दूसरी नेपाली कम्युनिस्ट, ये ही आपस में इक़्तिदार को घुमा रही थी और इन सब पर ही एक करप्शन के इल्ज़ामात थे। इसके साथ ही जब हमारे सामने ये फुटेजेस आई कि किस तरह एकनाथ धैकल और वजीर खजाना विष्णु प्रसाद को नंगा यानी उरिया करके नहर में भगाया गया और किस तरह
पैसे लूट के सड़कों पर फेंके गए, किस तरह सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद ही ये सारे का सारा मामला बदनाम होना शुरू हो गया। और हमने देखा कि जिस तरह सैलाब ज़दगान को हेलीकॉप्टर से निकाला जाता है, इसी तरह फौज ने वहां पे वजीरों और मशीरों को उनके घरों से हेलीकॉप्टरों के थ्रू निकाला गया। जेल को तोड़ दिया गया, 1000 कैदियों को वहां पे रिहा करवा दिया गया, जुडिशल रिकॉर्ड को जला दिया गया। और उसके बाद फिर नेपाल के आर्मी चीफ ने अमन व अमान की अपील की। लेकिन इस वक्त सोचा यह जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि लीडर लेस जो इस वक्त एहतजाज है जनरेशन जी का, ये किस तरफ जाएगा। अगर ये नाकाम हो जाता है तो एक लंबे अरसे के लिए किसी भी किस्म की इनकलाब का रास्ता बंद हो जाएगा। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक जो साबिक चीफ जस्टिस शीला कर्की, उन्होंने अबूरी हुकूमत की सरबराही कबूल कर ली है। लेकिन बात यह है कि 28 अगस्त को जब मिनिस्ट्री ने इन सारी ऐप्स को बंद किया तो उसमें व्हाट्सएप भी था, फेसबुक भी था, इंस्टा, सिग्नल, रेडिट, एक्स समेत तमाम की तमाम वो ऐप्स थी जहां पर पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को डिस्कस किया जाता था। अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि बहरान जब पैदा हुआ तो ना सिर्फ कम्युनिकेशन का बहरान पैदा हो गया, बल्कि वो तमाम माइग्रेंट एक बड़ी तादाद में नेपाल के जो वहां पे मौजूद थे उनके लिए भी अपने मुल्क में अपनी फैमिलियों से राब्ता करना मुश्किल हो गया, जो कि इंडिया, मलेशिया और पर्शियन गल्फ में मौजूद थे। जो टूरिज्म का कारोबार आपको पता है नेपाल में बहुत ज्यादा है, ट्रैवल का, वो सब भी सोशल मीडिया की मदद से चल रहा था। इस समेत बहुत से कारोबार बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गए और सोशल मीडिया के ऊपर जो कम्युनिकेशन का निज़ाम था वो बड़े मुश्किल से और बड़े बुरे तरीके से दरहम बरहम हो गया। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जनरेशन जेड के बारे में कहा जा रहा है कि ये वो नस्ल है जो 1995 से लेके 2015 तक के दरमियान की है। और इस जनरेशन को नकम्मा जनरेशन कहा जाता था कि ये नए बच्चे हैं, बर्गर बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान है, जज्बात हैं, पढ़े लिखे हैं और अपना रास्ता खुद चुनने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम KP शर्मा ओली और उसके साथ इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर ज़राअत, वजीर खेल, वजीर मुआशियात और बहुत से ऐसे वजीर हैं जो कि ना सिर्फ रिज़ाइन दे चुके हैं बल्कि तशद्दुद का शिकार भी हो चुके हैं। अब हमने ये देखा था कि मार्च के महीने में वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे जिनमें कहा यह गया था कि जो साबिक किंग है उसको रिस्टोर किया जाए, जो कि किंग ज्ञानेंद्रा हैं। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब हम ग्राउंड पे नज़र डालते हैं तो इनकी छोटी छोटी पॉकेट्स हमायत की पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो असल मसला है वो है करप्शन, नेपोटिज्म, ऑपरेशन, उसके अलावा लीडरशिप जो उनकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। और इस समेत बहुत से ऐसे मसले हैं जो कि इस वक्त साउथ एशिया के मसले बने हुए हैं अलॉन्ग विद इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जब हम ये देखते हैं कि ये सारे का सारा मामला क्या बादशाहत और डेमोक्रेसी का है, तो फिर हमें यह पता चलता है कि जो असल मसला है वो सोशल इनजस्टिस है। अमीर और गरीब के दरमियान में एक बढ़ता हुआ वाज़िया फ़र्क है। लेकिन इसके साथ ये ख्याल आता है कि क्या खित्ते के अंदर रजीम चेंज और ताकतें अपना किरदार अदा तो नहीं कर रही, क्योंकि श्रीलंका में हमने ये देखा कि 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद और ईंधन की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा होने के बाद राजापक्सा वहाँ से रुखसत हो गए और उसके साथ ही भारत का इन्फ्लुएंस भी श्रीलंका से बहुत महदूद हो गया। उसके बाद हम बांग्लादेश में 2024 में देखते हैं कि हसीना वाजिद का 15 साल इक़्तिदार ख़त्म होता है एक कोटा सिस्टम पे। वहाँ पे भी जनरेशन जी यानी नौजवान तुलबा मौजूद थे जिन्होंने इनकलाब बर्पा करने में अहम किरदार अदा किया। और फिर हसीना वाजिद वहाँ से भारत जाती हैं और फिर वहाँ पे भी भारत का सारा असर रसूख ख़त्म हो जाता है। तो क्या यहाँ पे तारीख अपने आप को दोहरा रही है? और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त खित्ते का मसला है वो है करप्शन, नेपोटिज्म, स्टेट ब्रूटैलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेस। ये आम तौर पे कहा यह जाता है कि साउथ एशिया के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर ये मामलात एड्रेस नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके अंदर एक बेचैनी है और किसी न किसी बहाने की वो तलाश में है। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नेपाल के अंदर जो ये एहतजाज हुआ है ये ज़ाया ना हो, ये बेकार ना हो। इसमें यह ना कहा जाए कि इसमें लुटेरे शामिल थे, इसमें
قاتل شامل تھے، اس میں دیگر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنے والے لوگ موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنیشن زی نے وہاں پہ کئی لوگوں میں انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دیے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو انتشار پسند عناصر آ کے اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ نیپال میں عبوری حکومت قائم کر دی جائے گی، اس کی کابینہ بن جائے گی اور پھر الیکشن کا ٹائم دے دیا جائے گا، اور جس کے بعد امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جہاں خطے میں مختلف ممالک وہاں پہ اثر و رسوخ کے لیے جد و جہد کریں گے، وہیں نیپال کی عوام کا بھی کچھ بھلا ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔